नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा बंधन। बहुत दिनों बाद अचानक रीना का आना नीलम को सुखद लगा था। 2-4 दिन तो यूं ही गपशप में निकल गए थे। रीना दीदी यहाँ अपने किसी संबंधी के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं। जिद करके वह नीलम और उसके पति सुशील को भी अपने साथ ले गईं। फिर शादी के बाद नीलम ने जिद करके उन्हें 2 दिन के लिए और रोक लिया था। सुशील किसी काम से बाहर चले गए थे तो रीना रुक गई थी। और सुना, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? रीना ने कहा, अब तो तुम दोनों बेटियों का ब्याह करके तुम लोग फ्री हो गए हो, खूब घूमो फिरो, अब क्यों घर में बंधे हुए हो? दीदी, अब आपसे क्या छिपाना? नीलम कुछ गंभीर होकर बोलने लगी। आप तो जानती ही हैं कि दोनों बेटियों की शादी में काफ़ी खर्च हुआ है। अब सुशील रिटायर भी हो गए हैं, सीमित पेंशन मिलती है, किसी तरह खर्च चल रहा है। बस कोई आकस्मिक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। रीना बीच में ही टोक कर बोली, देख नीलम, तू अपने आप को थोड़ा बदल। बेटियों के कमरे खाली पड़े हैं, उन्हें किराए पर दे दे। इस शहर में बच्चों की कोचिंग का अच्छा माहौल है। तुम्हारे घर के बिल्कुल पास कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। बच्चे फ़ौरन किराए पर कमरा ले लेंगे। उनसे अच्छा किराया तो मिलेगा ही, घर की सुरक्षा भी बनी रहेगी। रीना की बात नीलम को भी ठीक लगने लगी थी। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि अब तक इस तरह से उसने सोचा क्यों नहीं। ठीक है, सुशील घर को किराए पर देने के पक्ष में नहीं है, पर 2 कमरे बच्चों को देने में क्या हर्ज है? बाथरूम तो अलग है ही। रीना दीदी के जाते ही पति से बात करके नीलम ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। देखो नीलम, मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, सुशील बोले, पर निर्णय तुम्हारा ही है। सोच सोच समझ कर लेना। क्या किराया होगा, किसे देना है, सारा सिरदर्द तुम्हारा ही होगा, समझी? हाँ बाबा, समझ गई हूँ। किराए पर भी मेरा ही अधिकार होगा, जैसे चाहे खर्च करूंगी। सुशील तब हंसकर रह गए थे। विज्ञापन छपने के कुछ दिनों बाद ही दोनों कमरे किराए पर उठ गए थे। नीलेश और सुरेश, दोनों बच्चे नीलम को संभ्रांत परिवार के लगे थे। किराया भी ठीक ठाक मिल गया था। नीलम खुश थी। किराएदार के रूप में बच्चों के आने से उसका अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। सुशील ने तो अपने मन लगाने के लिए एक संस्था ज्वाइन कर ली थी, पर वह घर में अकेली बोर हो जाती थी। दोनों बेटियों के जाने के बाद तो अकेलापन वैसे भी खलने लगा था। सोनम का उस दिन फ़ोन आया तो कह रही थी, माँ, आपने ठीक किया जो कमरे किराए पर दे दिए। अब आप और पापा कुछ दिनों के लिए चेन्नई घूमने आ जाएं। काफ़ी सालों से आप कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। हाँ, अब घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे उधर का। सुलेखा भी जिद कर रही है बेंगलोर आने की। नीलम का स्वर उत्साह से भरा था। फ़ोन सुनने के बाद नीलम बाहर लॉन में आकर गमले ठीक करते हुए सोचने लगी थी कि सुशील से बात करेगी कि बेटियां इतनी जिद कर रही हैं तो चलो उनके पास घूम आए। तभी बाहर का फाटक खोलकर एक दुबला पतला कुछ ठिगने कद का लड़का अंदर आया था। कहो, क्या काम है, किससे मिलना है? जी आंटी, मैं अतुल हूँ, यहाँ राजेश कोचिंग में एडमिशन लेने आया था, मुझे कमरा चाहिए था। देखो बेटा, यहाँ तो कोई कमरा खाली नहीं है। 2 कमरे थे जो अब किराए पर चढ़ चुके हैं। नीलम ने गमले में पानी डालते हुए वहीं से जवाब दे दिया। वह लड़का थोड़ी देर खड़ा रहा था, पर नीलम अंदर चली गई। दूसरे दिन सुशील के बाजार जाने के बाद यूं ही नीलम अखबार लेकर बाहर लॉन में आई तो देखा वही लड़का फिर खड़ा था। हाँ कहो, अब क्या बात है? आंटी, मैं इतने बड़े मकान में कहीं भी रह लूँगा, अभी तो मेरा सामान भी रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा है। उसके स्वर में अनुनय का भाव था। कहा न बेटा, कोई कमरा खाली नहीं है। पर यह कहकर उसने छोटे से गैराज की तरफ इशारा किया था। नीलम का ध्यान भी अब उधर गया। मकान में यह हिस्सा कार के लिए रखा था। कार तो आ नहीं पाई। हाँ, पर सोनम की शादी के समय इसमें एक मामूली सा दरवाज़ा लगाकर कमरे का रूप दे दिया था, हलवाई और नौकरों के लिए। पीछे एक कामचलाऊ टॉयलेट भी था। अब यह हिस्सा घर के फालतू सामान के लिए ही था। इसमें रह लोगे, पढ़ाई हो जाएगी? नीलम ने आश्चर्य से पूछा था। हाँ, क्यों नहीं, लाइट तो होगी ना। वह लड़का अब अंदर आ गया था। गैराज देखकर वह उत्साहित था। कहने लगा, यह मेज और कुर्सी तो मेरे काम आ जाएगी, और ये तख्त भी। नीलम समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। लड़के ने जेब से कुछ नोट निकाले और कहने लगा, आंटी, यह 500 रुपये आप रख लीजिए, मैं 800 रुपये से ज़्यादा किराया नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, सामान रख दो, अभी नौकरानी आती होगी तो मैं सफाई करवा दूंगी। आंटी, झाड़ू दे दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूँगा। खैर, नौकरानी के आने के बाद थोड़ा फालतू सामान नीलम ने बाहर निकलवा दिया और ढंग की मेज कुर्सी उसे पढ़ाई के लिए दे दी। अतुल ने भी अपना सामान जमा लिया था। शाम को जब नीलम ने सुशील से जिक्र किया तो उन्होंने हंसकर कहा था, देखो, अधिक लालच मत करना, वैसे यह तुम्हारा क्षेत्र है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नीलम को यह लड़का नीलेश और सुरेश से काफ़ी अलग लगा था। रहता भी दोनों से अलग अलग ही था।
जबकि तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस दिन शाम को बिजली चली गई तो नीलम बाहर बरामदे में आ गई थी। नीलेश और सुरेश बैडमिंटन खेल रहे थे। अंधेरे की वजह से अतुल भी बाहर आ गया था, पर दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूर कोने में चुपचाप खड़ा था। फिर नीलम ने ही आवाज़ देकर उसे पास बुलाया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मन तो लग गया है ना? मन तो आंटी लगाना ही पड़ेगा। माँ ने इतनी जिद करके पढ़ने भेजा है, खर्चा किया है। अच्छा, और कौन कौन है घर में? बस माँ ही है। पिताजी तो बचपन में ही नहीं रहे। माँ ने ही सिलाई बुनाई करके पढ़ाया। मैं तो चाह रहा था कि आगे की पढ़ाई भी वहीं कर लूँ, पर माँ को पता नहीं किसने इस शहर की आईआईटी क्लास की जानकारी दे दी थी और कह दिया कि तुम्हारा बेटा पढ़ने में होशियार है, उसे भेज दो। बस माँ को जिद सवार हो गई। माँ की याद में उसका गला भर्रा गया था। अच्छा चलो, अब माँ का सपना पूरा करो। नीलम के मुंह से भी निकल ही गया था। सुरेश और नीलेश भी थोड़े अचंभित थे कि वह अतुल से क्या बात कर रही हैं। एक दिन नौकरानी ने आकर कहा, दीदी देखो ना, गैराज से धुआं सा निकल रहा है। धुआं? नीलम घबरा गई और रसोई में गैस बंद करके वहां आई। हाँ, धुआं तो है, पर अतुल के अंदर नहीं है। नीलम ने जाकर देखा तो वह स्टोव पर कुछ बना रहा था। केरोसिन का बत्ती वाला स्टोव धुआं कर रहा था। यह क्या कर रहे हो? चौंक कर नीलम को देखते हुए अतुल बोला, आंटी खाना बना रहा हूँ। यहाँ तो सभी बच्चे टिफिन मंगाते हैं, तुम खाना क्यों बना रहे हो? फिर पढ़ाई कब करोगे? आंटी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, टिफिन महंगा पड़ता है, तो सोचा एक समय खाना बना लूँगा, शाम को भी वही खा लूँगा। यह स्टोव भी अभी लेकर आया हूँ, अतुल धीरे स्वर में बोला। अतुल की यह मजबूरी नीलम को झकझोर गई। देखो, तुम्हारी माँ जब रुपए भेज दे तब किराया दे देना। अभी ये रुपए रखो और कल से टिफिन सिस्टम शुरू कर दो। नीलम ने अतुल के रुपए लाकर उसे वापस कर दिए। अतुल डबडबाई आंखों से नीलम को देखता रह गया। बाद में नीलम ने सोचा कि पता नहीं क्यों माँ बाप पढ़ाई की होड़ में बच्चों को इतनी दूर भेज देते हैं। इस शहर में इतने बच्चे आईआईटी की पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। गरीब माता पिता भी अपना पेट काट कर उन्हें पैसा भेजते हैं। अब अतुल पता नहीं पढ़ने में कैसा हो, पर गरीब माँ खर्चा तो कर ही रही है। महीने भर बाद नीलम की मुलाकात सरिता से हो गई। सरिता उसकी बड़ी बेटी सोनम की सहेली थी और आजकल राजेश कोचिंग में पढ़ा रही थी। कभी कभार सोनम का हालचाल जानने वह घर आ जाती थी। तेरी क्लास में अतुल नाम का भी एक लड़का पढ़ता है क्या? कैसा है पढ़ाई में? टेस्ट में क्या रैंक आ रही है? नीलम ने पूछ ही लिया। कौन? अतुल सिंह, वह जो बिहार से आया है। हाँ आंटी, पढ़ाई में तो तेज लगता है। वैसे तो केमिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ, पर राजेश जी उसकी तारीफ कर रहे थे कि अंगणित में बहुत तेज है। गरीब सा बच्चा है। नीलम चुप हो गई थी। ठीक है, पढ़ने में अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद अतुल किराए के रुपए लेकर आया तो नीलम ने पूछा, तुम्हारे टिफिन का इंतजाम तो है ना? हाँ आंटी, पास वाले ढाबे से मंगा लेता हूँ। चलो, सस्ता ही सही, खाना तो ठीक मिल जाता होगा। फिर नीलम ने नीलेश और सुरेश को बुलाकर कहा था, यह अतुल भी यहाँ पढ़ने आया है, तुम लोग इससे भी दोस्ती करो, पढ़ाई में भी अच्छा है। शाम को खेलो तो इसे भी अपनी कंपनी दो। ठीक है आंटी, सुरेश ने कुछ अनमने मन से कहा था। इसके 2 दिन बाद ही नीलेश हंसता हुआ आया और कहने लगा, आंटी आप तो अतुल की तारीफ कर रही थी। पता है, इस बार उसके टेस्ट में बहुत कम नंबर आए हैं। राजेश सर ने उसे सबके सामने डांटा है। अच्छा, कहकर नीलम खामोश हो गई तो नीलेश चला गया। उसके बाद वह उठकर अतुल के कमरे की ओर चल दी। जाकर देखा तो अतुल की आंखें लाल थीं। वह काफ़ी देर से रो रहा था। क्या हुआ? क्या बात हुई? आंटी, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने गलती की जो यहाँ आ गया। आज सर ने मुझे बुरी तरह से डांटा है। पर तुम्हारे तो नंबर अच्छे आ रहे थे। आंटी, पहले मैं आगे बैठता था तो सब समझ में आ जाता था। अब कुछ लड़कों ने शिकायत कर दी तो सर ने मुझे पीछे बिठा दिया। वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं दिखता और ना ही समझ आता है। मैं क्या करूँ? दिखता नहीं है। क्या आंखें कमज़ोर हैं? पता नहीं आंटी। पता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। आंटी, पैसे कहाँ हैं? माँ जो पैसे भेजती है उनसे मुश्किल से खाने और पढ़ाई का काम चल पाता है। मैं तो अब लौट जाऊँगा। कहकर वह फिर से रो पड़ा था। चलो मेरे साथ। नीलम उठ खड़ी हुई थी। रिक्शे में उसे लेकर पास की आंखों के एक डॉक्टर के पास पहुंच गई और आंखें चेक करवाई तो पता चला उसे तो मायोपिया है। चश्मा तो इसे बहुत पहले ही पहन लेना था। इतना नंबर तो नहीं बढ़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप इसका चश्मा बनवा दें। घर आकर नीलम ने अतुल से कहा था, कल ही जाकर अपना चश्मा ले आना। और ये रुपए रखो। दूसरी बात यह है कि इतना दब कर मत रहो कि दूसरे बच्चे तुम्हारी झूठी शिकायत कर दें, समझे? अतुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। झुककर उसने नीलम के पैर छूने चाहे तो वह पीछे हट गई। जाओ, मन लगाकर पढ़ाई करो। अब नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब कोचिंग क्लासेस भी खत्म होने को थीं। बच्चे अपने अपने शहर जाकर परीक्षा देंगे, यही तय था। अतुल भी अपने घर जाने की तैयारी में था। नीलेश और सुरेश से भी अब उसकी दोस्ती हो गई थी। सुरेश ने ही आकर कहा कि आंटी, अतुल की तबीयत खराब हो रही है।
क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमने दो दो रजाइयाँ उड़ा दी, फिर भी थर थर काँप रहा है। नीलम ने आकर देखा। अरे लगता है तुम्हें मलेरिया हो गया है। दवाई ली थी? जी आंटी, डिस्पेंसरी से लाया तो था और कल तक तो तबीयत ठीक हो गई थी, पर अचानक फिर खराब हो गई। पता नहीं घर भी जा पाऊंगा या नहीं। परीक्षा के अगले हफ्ते है, दे पाऊंगा या नहीं। कपकपाते स्वर में अतुल बड़बड़ा रहा था। नीलम ने फ़ोन करके डॉक्टर को वहीं बुला लिया। फिर नीलेश को भेजकर दवाजार से दवाई मंगवाई। दूध और खिचड़ी देने के बाद दवा दी और बोली, तुम अब आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परीक्षा भी दोगे, समझे। काफ़ी देर अतुल के पास बैठकर वह उसे समझाती रही थी। नीलम खुद समझ नहीं पाई थी कि इस लड़के के साथ ऐसी क्या ममता हो गई थी उसे। दूसरे दिन अतुल का बुखार उतर गया था। 2 दिन नीलम ने उसे रोक लिया था कि कमजोरी पूरी तरह दूर हो जाए। जाते समय जब अतुल पैर छूने आया तब भी नीलम ने यही कहा था कि खूब मन लगाकर पढ़ना। बच्चों के जाने के बाद कमरे सूने तो हो गए थे, पर नीलम अब संतुष्ट थी कि 2 महीने बाद फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, घर फिर आबाद हो जाएगा। गैराज वाले कमरे को भी अब वो और ठीक करवा लेगी। आईआईटी का परिणाम आया तो पता चला अतुल का फर्स्ट डिवीज़न आई है। नीलेश और सुरेश रह गए थे। अतुल का पत्र भी आया था। उसे कानपुर आईआईटी में प्रवेश मिल गया था। स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। नीलम ने भी 2 लाइन में उत्तर भेज दिया था। दिवाली पर कभी कभार अतुल के कार्ड आ जाते। अब तो दूसरे बच्चे भी कमरे में आ गए थे। नीलम भी पुरानी बातों को भूल सी गई थी। बस गैराज को देखकर कभी कभार उन्हें अतुल की याद आ जाती थी। समय गुजरता जा रहा था। दरबारे पर उस दिन सुबह सुबह ही घंटी बजी थी। आंटी, मैं अतुल हूँ, पहचाना नहीं आपने मुझे? अतुल, आश्चर्य भरे स्वर में नीलम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। दुबला पतला शरीर थोड़ा भर गया था। आंखों पर चश्मा तो था, पर चेहरे पर चमक बढ़ गई थी। आओ बेटा, कैसे हो? आज कैसे अचानक याद आ गई हम लोगों की? आंटी, आपकी याद तो हरदम आती रहती है। आप नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। मेरा कोर्स पूरा हो गया है और आपने कहा कि मन लगाकर पढ़ना, तो फाइनल में भी अच्छी डिवीज़न आई है। कैंपस इंटरव्यू में चयन होकर नौकरी भी मिल गई है। अच्छा, इतनी सारी खुशखबरी एक साथ? कहकर नीलम हंसी थी। हाँ आंटी, पर मेरी एक इच्छा है कि जब मुझे डिग्री मिले तो आप और अंकल भी वहाँ पर हों। आप लोगों से यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। पर बेटा, नीलम इतना बोलते बोलते अचकचा गई थी। नहीं आंटी, ना मत कहिए। मैं तो आपके लिए टिकट भी बुक करा रहा हूँ। आज आप लोगों की वजह से ही तो इस लायक हो पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि जब जब मैं लड़खड़ाया आपने ही मुझे संभाला। एक माँ थी जिन्होंने जिद करके मुझे शहर में भेजा, और फिर आप हैं। माँ तो आज इस दिन को देखने के लिए रही नहीं, पर आप तो हैं, आप मेरी दूसरी माँ। अतुल का भावुक स्वर सुनकर नीलम भी पिघल गई थी। शब्द भी कंठ में आकर फंस गए थे शायद। माँ शब्द की सार्थकता का बोध यह बेटा उन्हें करा रहा था। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।